Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about sex linkage. Traits controlled by alleles on the sex chromosome are sex linked. दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम. इस लिहाज से X लिंक ट्रेट्स हैं, Y लिंक ट्रेट्स हैं. X एक बड़ा क्रोमोसोम है, Y एक छोटा क्रोमोसोम है. इसलिए जो ज़्यादातर ट्रेट्स के एलील्स जो कि X पे हैं वो Y पे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो X और Y दोनों पे हैं, उनको XY लिंक्ड कहते हैं. और क्योंकि वो दोनों पे मौजूद हैं इसलिए वो कहलाएगा सूडो ऑटोसोमल. जैसे ऑटोसोमल लिंकेज या ट्रांसमिशन होती है, इनहेरिटेंस, उसी तरह XY लिंक्ड होती है. लेकिन X की जेनेटिक्स इनहेरिटेंस बिल्कुल डिफरेंट है, Y की बिल्कुल डिफरेंट है और ऑटोसोमल से मिलती जुलती है अगर वो दोनों पे मौजूद हो, यानी XY लिंक. आपके लेवल पे जो दो चीज़ें ज़्यादा डिटेल से डिस्कस हुई हैं वो ड्रोसोफिला के आई कलर की एग्जांपल है और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस है. ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होती है जो फलों के पर उड़ी होती है, छोटी सी काली सी मक्खी से. आम जो हाउस फ्लाई होती है उससे भी छोटी होती है. और मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट को और मॉर्गन वाज द साइंटिस्ट जिसने के एनिमल्स में स्टडी किया जेनेटिक्स को, और जो उसका फेवरेट मॉडल था वो था ड्रोसोफिला. और उन्होंने हजारों ड्रोसोफिला पाली हुई थी जो जिन सब में जो वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक था, जो नॉर्मल ज़्यादा मौजूद होता है तो उसके लिए वो वर्ड वाइल्ड यूज करते थे, वो रेड आई था. एंड दे फाउंड न्यू कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ग्रुप विच वाज वाइट आई. उसको उन्होंने कहा म्यूटेंट. ठीक है जी. अब जो वाइट आई था वो मेल था, उनके पास जो उस वाइट आइड मेल था उसको उन्होंने यूज किया फॉर दिस इनहेरिटेंस स्टडी. रेड कलर वाज डोमिनेंट एंड वाइट रिसेसिव. अच्छा, पहले स्टेप पे उन्होंने क्या किया, दे डिड अ क्रॉस बिटवीन वाइट आइड मेल एंड रेड आइड फीमेल. और उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है पनेट स्क्वायर, ऑल द ऑर्गेनिजम्स वर रेड आई. इससे उन्हें पता चल गया कि रेड जो है वो डोमिनेंट है. एक डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जब रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करता है तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक F1 जनरेशन में आता है. ठीक है जी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब F1 किया उन्होंने तो 4 तरह के जो ऑर्गेनिजम्स आए उसमें 3:1 ही रेशियो आई. लेकिन जितने भी मेल्स आए ऑल ऑफ देम वर वाइट आइड. मतलब जितने भी वाइट आइड ऑर्गेनिजम्स आए वो मेल थे, फीमेल कोई नहीं थे. ठीक है जी. सो इनिशियली दे थॉट कि कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फीमेल्स के लिए लीथल है, उनको किल कर देता है. लेकिन बाद में उन्हें पता चला नेक्स्ट क्रॉस से कि ऐसा नहीं है, और उन्हें ये पता चला कि ये जो जीन है आई कलर का, ये एक्स क्रोमोसोम पे, इट इज अ एक्स लिंक्ड ट्रेट, और इसका जीन एक्स पे होता है, वाई पे नहीं होता. कैपिटल आर इज फॉर रेड एंड स्मॉल आर इज फॉर वाइट. अब जो रेड आइड फीमेल है फर्स्ट क्रॉस में, दैट इज होमोजाइगस. इसके जितने भी एक्स प्रोड्यूस होंगे ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कंटेन एक्स विद कैपिटल आर. और जो वाइट आइड मेल है इनके पास एक आया म्यूटेंट, उसमें दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे. हाफ ऑफ द स्पर्म्स आर गोइंग टू कंटेन एक्स विद स्मॉल आर एंड हाफ ऑफ द स्पर्म्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस आर वाई कंटेनिंग. ठीक है जी. एज अ रिजल्ट जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, जितनी भी फीमेल्स थी दे वर हेट्रोजाइगस एंड ऑल द मेल्स दे रिसीव वाई फ्रॉम फादर एंड एक्स फ्रॉम मदर. सो उनको कैपिटल आर अपनी मदर से मिला. ठीक है जी. आप पेपर के टाइम पे इस तरह सिंपल क्रॉस बना सकते हैं. ये 4 क्रॉस हैं, इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं. ठीक है जी. F1 क्रॉस F1 जब किया गया, यानी F1 फीमेल विद F1 मेल, सो हेट्रोजाइगस फीमेल एंड रेड आइड, दोनों रेड आइड हैं. ठीक है. लेकिन जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस है, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर. दो तरह के एक्स बने, कैपिटल आर कंटेनिंग स्मॉल आर कंटेनिंग. दो तरह के स्पर्म्स बने, कैपिटल आर एक्स विद कैपिटल आर एंड वाई कंटेनिंग. एज अ रिजल्ट जितनी भी फीमेल्स प्रोड्यूस हुई उनके पास एक एक्स जरूर फादर से आ रहा है. अब फादर का एक्स जो इसके ऊपर कैपिटल आ रहा है, इसलिए चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेट्रोजाइगस हो, दे आर गोइंग टू बी रेड आइड. लेकिन जो मेल्स हैं दे आर रिसीविंग वाई फ्रॉम द फादर एंड एक्स फ्रॉम द मदर. अब क्योंकि हेट्रोजाइगस मदर है इसलिए दो तरह के एक्स प्रोड्यूस हुए थे. हाफ द मेल्स आर गोइंग टू बी रेड आइड एंड हाफ द मेल्स आर गोइंग टू बी वाइट आइड. क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है, उसके ऊपर अगर कैपिटल आ रहा है तो वो रेड हो जाएगा, अगर स्मॉल आ रहा है तो वो वाइट हो जाएगा. थर्ड स्टेप पे टेस्ट क्रॉस किया गया. वाइट आइड मेल जो पेरेंटल जनरेशन में था, F1 हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल. ठीक है जी. एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रॉस विद एक्स
स्मॉल आर वाई, दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, एक्स विद स्मॉल आर एंड वाई कंटेनिंग, दो तरह के एक्स प्रोड्यूस हुए, एक्स विद कैपिटल आर एंड एक्स विद स्मॉल आर। एज अ रिजल्ट जो पनेट स्क्वायर बना तो 1:1:1:1, half of the females are red-eyed, half of the females are white-eyed, half of the males are red-eyed, half of the males are white-eyed. इस स्टेप पे जाके मॉर्गन के ग्रुप को पता चला कि फीमेल्स के अंदर वाइट आई कलर लीथल नहीं है, ये कम नजर आता है, कम मिलता है। क्यों? क्योंकि मेल्स के अंदर तो एक ही एक्स है, उसके ऊपर कैपिटल आर है तो रेड हो जाएगी आई, स्मॉल आर है तो वाइट हो जाएगी। फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक भी एक्स के ऊपर कैपिटल आर होगा then that female is going to be red eye colored, but the female to be white eyed requires small r on both of the x chromosome। मदर से भी उसको स्मॉल आर मिले, फादर से भी स्मॉल आर मिले, फिर वो फीमेल जो है वो वाइट आइड होगी। और लास्ट में उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, वाइट आइड फीमेल विद रेड आइड मेल। वाइट आइड फीमेल ने एक ही तरह के केमिक्स प्रोड्यूस किए, एग्स स्मॉल आर कंटेनिंग, और रेड आइड मेल ने दो तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस किए, एक्स विद कैपिटल आर एंड वाई कंटेनिंग। ऑल द डॉटर्स वर रेड आइड, ऑल द फीमेल्स वर रेड आइड एंड ऑल द मेल्स वर वाइट आइड। क्यों? क्योंकि मेल्स के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम आता है, वो मदर से। अगर मदर वाइट आइड है तो सारे मेल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी वाइट आइड, और अगर फादर रेड आइड है or mother white-eyed है, then all the female offsprings are going to be red-eyed because they are getting one X from father and one X from mother। अब ये बात अगर आपको यहाँ समझ आ गई है तो आगे चलें, वरना शुरू से इस वीडियो को दोबारा देखें। अब ह्यूमंस में हम ये नहीं कर सकते कि हजारों ह्यूमंस को टेस्ट ट्यूब में ग्रो करें और उनको इस तरह क्रॉस करें। तो ह्यूमंस को कैसे स्टडी करें, ह्यूमन जेनेटिक्स को कैसे स्टडी करें? ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए पेडिग्री चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। आप अपना पेडिग्री चार्ट भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह कॉलेज खुलेंगे तो फिर हम अपनी क्लास में पेडिग्री चार्ट की एक्टिविटी करेंगे। सब अपनी अपनी पेडिग्री बनाएंगे, मैं अपनी बनाऊंगी बोर्ड के ऊपर, आप अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर अपनी बनाएंगे। ठीक है जी, कि ये मदर की फैमिली के, ये आपकी, अगर ये राउंड इज फॉर फीमेल and square is for, circle is for female, square is for males। अगर ये आप हैं या ये मैं हूँ, let's suppose, तो ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है, ठीक है जी। और ये अगर मेरे हस्बैंड है तो ये मेरी मदर है, उनकी मदर है, सॉरी, यानी मेरी सास हुई ना, और ये उनके फादर है, ठीक है जी। और ये मैरिज लाइन है और ये आगे बच्चे हैं, पहली बेटी, फिर बेटा, फिर बेटा। अच्छा, मेरी पेडिग्री में तो ये दो ही हैं, तीसरा नहीं है। बहरहाल, सो ये वाली जो लाइन है ये मैरिज लाइन है, ये ऑफस्प्रिंग्स की लाइन है। इस तरह जो लाइन कनेक्ट कर रही, एक ही लाइन, ऑफस्प्रिंग की लाइन लंबी हो गई, 3 हो गए। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इससे भी अच्छी लंबी लंबी फैमिलीज बन जाएंगी क्योंकि बर्थ रेट बनिस्बत ज़्यादा है। तो ये सिबलिंग्स की लाइन है, ठीक है। और अगर ट्विंस प्रोड्यूस होंगे तो एक ही पॉइंट के ऊपर उसको 2 को प्रोड्यूस कर दें। अच्छा, जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है या किसी जगह पे हाफ शेड किया जाता है वो कैरियर है, ठीक है, यानी, और जिसको टोटल फिल कर दिया जाता है वो उसको जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। और बाज़ औक़ात एक और कलर भी यूज किया जाता है अगर वो डिजीज की वजह से डेथ भी हो जाए। सो इफ दिस चाइल्ड हैड अ जेनेटिक डिजीज वी कैन ट्रेस हु इट केम फ्रॉम बाय कंप्लीटिंग द पेडिग्री फ्रॉम फैमिली एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये जिसके अंदर रिसेसिव डिसऑर्डर नजर आ रहा है उसको, यानी मदर से भी वो मिला है और फादर से भी, यानी मदर भी कैरियर और फादर भी कैरियर है, और मदर को भी कहीं से मिला है और फादर को भी कहीं से मिला है, ठीक है जी। तो इस तरह अभी हम और पेडिग्रीज जब डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सेक्स लिंकेज ह्यूमंस में जो है वो 3 तरह की है, हम इसी तरह डिस्कस करेंगे, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड के लिहाज से। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस इन डिजीजेस को हम आगे थोड़ी देर बाद डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया इसमें एनबी टाइप का और कलर ब्लाइंडनेस है। अच्छा, इसमें देखें ये एक पेडिग्री शो की गई है, आपकी बुक में इससे मिलती जुलती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ पेडिग्री होगी। आप जितनी पेडिग्रीज देखेंगे आपको ज्यादा समझ में। नॉर्मल फीमेल्स को इस कलर से शो किया गया, नॉर्मल मेल को इस कलर से शो किया गया, हीमोफिलिक फीमेल को इस कलर से, हीमोफिलिक मेल को इस कलर से, कैरियर फीमेल को इस तरह हाफ शेड से। कैरियर मेल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक्स लिंक्ड है, मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसके ऊपर डिजीज वाला जीन हुआ तो मेल्स जो है वो डिजीज होंगे। अब ये देखें, ये जो एक पेडिग्री शो की गई है इसमें
ये हीमोफिलिक मेल को देखते हैं, 1 2 3, 3 मेल्स हैं, ठीक है जी। और हीमोफिलिक फीमेल को देखें, सिर्फ एक, वो भी उस सूरत में अगर बाप को भी हीमोफीलिया और मदर भी कैरियर है, सिर्फ तब डॉटर को हो सकेगा, वरना बाकी जगहों पे देखें क्या हुआ है। दिस इज अ कैरियर मदर मैरिड विद अ नॉर्मल मेल, दे हैव गॉट 4 चिल्ड्रन, फर्स्ट सन इज हीमोफिलिक, दूसरा सन ठीक है। क्यों? क्योंकि मदर के अंदर दो तरह के एक्स हैं, एक एक्स नॉर्मल वाला है, एक डिजीज कैरिंग जीन वाला है, हीमोफीलिया वाला है। इसको डिजीज वाला मिल गया है, इसमें इसको डिजीज हो गई है, इसको डिजीज वाला नहीं मिला, ये नॉर्मल है। अच्छा, ये डॉटर है, अब ये नॉर्मल है, इसको मदर का नॉर्मल जीन और फादर का नॉर्मल मिला है, तो ये नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं। बट दिस डॉटर इज कैरियर बिकॉज she has received the X chromosome from the mother which contains the gene of allele of hemophilia, ठीक है जी। अब ये जो पहला बेटा है, इसने जिस खातून से शादी की, आगे से इनके 3 बच्चे हुए, पहले 2 बेटे नॉर्मल हैं क्योंकि मदर नॉर्मल है, नॉर्मल मदर से दोनों एक्स क्रोमोसोम आए हैं, इसलिए उसको उसके अंदर डिजीज नहीं है। लेकिन डॉटर जो है वो कैरियर है, इसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी कैरियर होंगी, क्योंकि डॉटर को एक एक्स मदर से मिलता है, एक एक्स फादर से मिलता है, फादर के पास एक ही एक्स है जिसके ऊपर डिजीज का जीन, ठीक है, डिजीज का जीन मौजूद। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो छोटी बेटी है इस कपल की, इसने शी मैरिड विद अ नॉर्मल मेल, और पहला बेटा नॉर्मल, पहली फिर दूसरी बेटी नॉर्मल, अब जो तीसरी बेटी है वो कैरियर है। अब दिस कैरियर डॉटर मैरिड अ हीमोफीलिया पेशेंट। अगर उसने एक कैरियर डॉटर ने हीमोफीलिया पेशेंट से शादी कर ली, तो फिर उसके बेटे और बेटी दोनों में हीमोफीलिया होने का चांस 50-50% है। There is a 50% chance at every pregnancy that the offspring is going to be diseased or normal, ठीक है जी। अच्छा, कोई भी बेटी जो है ना ये नॉर्मल नहीं होगी, कैरियर जरूर होगी। इफ फादर इज हीमोफिलिक तो जितनी भी बेटियां हैं वो सारी की सारी कैरियर लाजमी होंगी। अच्छा, एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कम तरह की बीमारियां हैं। एक बीमारी जो है वो हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट्स है, इसमें बॉडी के अंदर बोन्स की वीकनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों की एज में ही इनकी बोन्स जो है वो बेंड होनी शुरू हो जाती हैं, बोर्ड लेग्स ये कहलाती हैं, ठीक है जी। ये देखिए, अल्लाह का शुक्र है हम खड़े होते हैं तो हमारी टांगे सीधी होती हैं बॉडी के लिहाज से। इनकी बॉडीज के अंदर फॉस्फेट डेपोजिशन कम होती है, इतनी कम होती है कि बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, और वो वजन की पड़ने की वजह से बच्चा चलना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है, तो वो लेग्स टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, और इस हद तक टेढ़ी हो जाती है। और भी बहुत सारी बोन वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज उस तरह नहीं है। कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए दिया जा सकता है, लेकिन ये ट्रीट नहीं हो सकता। अगर इसकी इनहेरिटेंस देखें, इसकी पेडिग्री देखें, फादर में होगा तो जितनी भी डॉटर्स हैं उन सब में एक्स, फादर के एक्स के ऊपर डोमिनेंट डिजीज का जीन मौजूद है। जितनी भी बेटियां होंगी सबको बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है, एक भी आ गया तो बीमारी करेगा। और हर बेटी को एक एक्स जो मिल रहा है वो फादर से ही मिल रहा है, एक मदर से मिल रहा है, एक फादर से मिल रहा है। फादर के पास एक ही एक्स है और वो डिजीज वाला है, ठीक है जी। और ऐसी फीमेल्स इफ दे मैरी नॉर्मल मेल्स, देन देर इज एन इक्वल चांस कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर डिजीज आए, क्योंकि मदर जो है उसके 2 तरह के एक्स प्रोड्यूस होंगे, एक वो एक्स, एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और एक डिजीज वाला। तो अगर नॉर्मल वाला आ गया तो ऑफस्प्रिंग नॉर्मल होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये जहां भी जाएगा, चाहे मेल में जाए चाहे फीमेल में जाए, वो इक्वली अपना इफेक्ट करेगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पॉपुलेशन में डिजीजेस कम है। थर्ड टाइप विच इज डिस्कस्ड इन योर टेक्स्ट इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, इनको होल एंड ट्रेट्स कहते हैं, एंड ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम के जरिए फादर से सन में जाता है। फीमेल्स में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन तो वाई क्रोमोसोम के जरिए। और जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो पोर्क्यूपाइन स्किन, यानी जो इनको, बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया में जिनको ये वाली बीमार कंडीशन है, कि इनके हेयर जो है ना बिल्कुल पोर्क्यूपाइन के हेयर की तरह सीधे खड़े, कांटों की तरह से जिस्म पे हेयर खड़े होते हैं। बॉडी हेयर जो है ना वो एक्सटेंड करते हैं बॉडी से, बिल्कुल स्ट्रेट एंड टफ। और हेयरी ईयर्स, शुक्र अल्लाह का कि हमारी पॉपुलेशन में ये कम है, काफ़ी अजीब सा लग रहा है ना। बहरहाल वेब टोज, ये वेब टोज है,
के टोज के बीच के अंदर जो है ना मेम्ब्रेन, तो ये फादर से सन में जाते हैं क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से सन को मिलता है। और इसमें रिसेसिव या डोमिनेंट का सवाल ही नहीं है क्योंकि एक ही वाई होता है, उसके ऊपर जो भी एलील होगा उसका कोई पार्टनर ही नहीं है, तो वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। ये इसकी पेडिग्री देख लें, फादर के जितने भी सन हैं उनको ये कंडीशन होगी। वैसे ऐसा ये डिजीजेस नहीं है, पॉर्क्यूपाइन स्किन या हेयर ईयर्स या वेप्टोज ये डिजीजेस नहीं है, ये कंडीशन है। मतलब थोड़ा सा ही देखने में बुरा लग रहा है, इससे कोई मेरे ख्याल में चलने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इन हेयर को जो है ना वो रिमूव भी किया जा सकता है, इवन पॉर्क्यूपाइन हेयर को भी रिमूव भी किया जा सकता है। नाउ वी कम टुवर्ड्स सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। सबसे पहले जो डिस्कस हुआ है दिस इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को समझने के लिए पहले नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। नॉर्मली एक ब्लड वेसल ऐसी होती है, अगर कहीं से डैमेज हो जाए तो हेमरेज होता है, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। क्लॉटिंग का प्रोसेस उस ब्लड वेसल डैमेज को, हेमरेज को ठीक कर देता है, रोक देता है और बाद में टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन के जरिए वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्लॉटिंग का मकसद ये होता है कि वो जो लीक हो गया पाइप उसको बंद कर दे। हीमोफीलिया के पेशेंट में इनएबिलिटी टू क्लॉट होती है, इसलिए कंटिन्यूअस ब्लीडिंग आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। ये देखें एक और डायग्राम में ये बात शो हुई है, दिस इज अ डैमेज ब्लड वेसल, यहाँ पे डैमेज हो गया कट किसी भी तरह। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स यहाँ पे एक मैश बना देती है, एक फाइबर नेटवर्क बना देती हैं। फाइब्रिनोजिन आपने प्रोटीन पढ़ी थी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है, जिसका काम ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन एक नेटवर्क बना दे ड्यूरिंग ब्लड वेसल डैमेज और वहां पे फिर प्लेटलेट्स भी फंस जाएं, रेड ब्लड सेल्स भी फंस जाएं और क्लॉट बन जाए। तो आम हालात में एक नॉर्मल पर्सन का इस तरह बन जाता है फाइब्रिन का ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का मैश या नेटवर्क, जो कि रोक देता है ब्लड लॉस को। लेकिन हीमोफीलिया का प्रॉपर ये बन नहीं पाता, कोएगुलेशन डिसऑर्डर होता है, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। बहुत जितनी शुरू में हो रही है उतनी तो नहीं होती, लेकिन कंटिन्यूस, मतलब एक भी पिन चुभी है ना तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से ब्लड निकलता रहेगा। मतलब हमें पिन चुभी है तो एक कतरा खून का निकलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा रास्ता, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म ठीक है। अच्छा, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। और हीमोफीलिया ए जो है वो 80%, मतलब अगर दुनिया भर के हीमोफीलिया पेशेंट को निकाला जाए तो उसमें से 80% को ए होता है, 20% को बी होता है और लेस देन 1 को सी होता है। फैक्टर डेफिशिएंसी, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है, इसमें 9 और इसमें 11। हीमोफीलिया ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, हीमोफीलिया बी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये किसी और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, ये एक एक्स क्रोमोसोम को देख लें, हम तकरीबन ये सारी डिजीजेज अभी डिस्कस करेंगे। ये हीमोफीलिया ए और बी का जीन का लोकस इधर होता है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, और रेड डेफिशिएंट कलर ब्लाइंडनेस और ग्रीन डेफिशिएंट कलर ब्लाइंडनेस का इसके भी नीचे होता है, और सेंट्रोमियर से ऊपर यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन लोकस होता है। तो ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर घर हैं, ये जो लाइन होती है क्या होती है, लोसाई या लोकस, इन जीन्स के ये घर हैं जहाँ पे ये जीन्स रहते हैं और इनके डिफरेंट पार्टनर्स हो सकते हैं विच आर कॉल्ड एलील्स। ये एक पाथवे है जो कि क्लॉटिंग का है। इसको आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें राउंड अबाउट 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि फाइब्रिनोजेन जो है वो एक्टिव हो जाता है और क्रॉसिंग फाइब्रिन पॉलीमर्स बना देता है। ये बात सिर्फ आपको थोड़ी सी याद रखनी कि टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि फाइब्रिनोजेन जो हमारी प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन है वो एक नेटवर्क बना देता है फाइब्रिन का एक्टिवेट होके, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे है जिसमें कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए। और अभी हमने देखा था कि हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होता, हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं होता और हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11। ये तीन जो है ये मिसिंग होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है क्लॉटिंग का प्रोसेस, क्योंकि कभी भी चलते हुए ब्लड में अगर क्लॉटिंग हो जाए तो इसका मतलब है थ्रोम्बोसिस। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है थ्रोम्बोसिस भी, तो वैसे ही बंदा मर जाएगा। तो थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो हाईली रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड है, जिसमें कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए। नाउ वी कम टूवर्ड्स कलर ब्लाइंडनेस। ये आपको पता है कि आई की जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज रेटिना। रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। कोन सेल ब्लैक एंड व्हाइट विजन देते हैं, रॉड सेल्स कलर्ड विजन देते हैं। 3 तरह के रॉड सेल्स होते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन।
और इन तीनों के ओवरलैप की वजह से हम हर तरह के कलर्स देख सकते हैं। ट्राइक्रोमेंसी का मतलब है नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की आंखें जो हैं वो नॉर्मल हैं और हम ये सारे कलर देख रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ट्राइक्रोमेंसी, अगर दो कलर देख सकें और एक कलर ना देख सकें तो वो कहलाता है डाइक्रोमेंसी, और दो कलर ना देख सकें एक कलर देख सकें तो वो कहलाता है मोनोक्रोमेसी। ठीक है, ट्राइक्रोमेसी, डाइक्रोमेसी एंड मोनोक्रोमेसी। अब नॉर्मल को अगर हम डाइक्रोमेसी से कंपेयर करें, नॉर्मल का विजन ये सारे कलर नजर आ रहे हैं स्पेक्ट्रम के, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वायलेट, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है ना। तो प्रोटोनोपिया डाइक्रोमेसी के तीन अच्छा, उस डायग्राम में स्पेलिंग डाइक्रोमेसी लिखी हुई है, आपकी बुक में डाइक्रोमेसी लिखी हुई, मेरे ख्याल में डाइक्रोमेसी ज्यादा ठीक है। अच्छा, चेक कर लीजिएगा इसको एक दफा काइंडली। प्रोटोनोपिया, डाइक्रोमेसी की 3 टाइप्स हैं, प्रोटोनोपिया, ड्यूट्रानोपिया एंड ट्रिटानोपिया। प्रोटोनोपिया जो है दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एबिलिटी टू सी द रेड कलर। रेड कलर की लाइट को अगर ना आइडेंटिफाई कर सकें तो वो कहलाता है प्रोटोनोपिया, रेड ब्लाइंडनेस। और ड्यूट्रानोपिया, जब ग्रीन कलर की लाइट को ना पहचान सकें तो वो कहलाता है ग्रीन ब्लाइंडनेस। अब देखिए इन दोनों का जो विजन है वो एक ही जैसा नजर आ रहा है। रेड वाले भी रेड और ग्रीन को नहीं देख पा रहे और ग्रीन वाले भी रेड और ग्रीन को नहीं देख पा रहे, ना इन दोनों को रेड नहीं नजर आ रहा, इन दोनों को ग्रीन नहीं नजर आ रहा। लेकिन इनकी लाइट आंखें जो है ना वो रेड लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती और इनकी आंखें जो है ना वो ग्रीन लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। नजर तकरीबन इनको चीजें एक ही जैसी आ रही। और ट्रिटानोपिया जो है ये ब्लू ब्लाइंडनेस है कि इनको ब्लू सही नहीं नजर आ रही है। देखें जो हमें ब्लू सही नजर आ रहा है और उसकी वजह से वो ग्रीन के साथ भी ओवरलैप कर रहा है कि वो ग्रीन भी उसको सही नहीं नजर आ रहा, ग्रीन भी कोई ब्लू का शेड नजर आ रहा है या कोई और सा ग्रीन लग रहा है, बट ट्रू ब्लू इस बंदे को, जो ट्रिटानोपिया के सफरर्स हैं, उनको नहीं नजर आएगा। अच्छा, अब ये जो रेड, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रेड के लिए, रेड ब्लाइंडनेस और ग्रीन ब्लाइंडनेस का जो जीन लोकस है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, लेकिन जो ब्लू का है वो है ऑटोसोम 7 पे। एक्चुअली ये जो 3 कलर्स हम देख रहे हैं ये इन रॉड्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस होते हैं। रेड ऑप्शन रेड कोन में होता है, ब्लू ऑप्शन ब्लू कोन में होता है, ग्रीन ऑप्शन ग्रीन कोन में होता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर वो ऑप्शन प्रोटीन सही नहीं काम कर रही, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होंगे। ये कलर ब्लाइंड टेस्ट है, ये ज़रा आप खुद भी करें, मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ, शायद मेरी कहीं गलती हो, आप एक दफ़ा चेक कर लें। 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42, 45। ठीक है जी। सो कलर ब्लाइंड टेस्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि पायलट्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए और बहुत सारे और कामों के लिए जो है ना वो कलर विजन सही होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जब जाते हैं, क्योंकि अगर देखें जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो रेड और ग्रीन, रेड येलो ग्रीन के ऊपर है, तो जो रेड और ग्रीन को सेपरेट ही नहीं कर पा रहा वो कैसे रात के वक्त सिग्नल पे रुकेगा? दिन को तो फिर भी पता चल रहा होता है कि रेड लाइट ऊपर है और ग्रीन लाइट नीचे है, रात के वक्त दूर से नहीं पता चलता कि कौन सी लाइट ऊपर या नीचे है। तो उस वक्त ये पहचान बड़ी जरूरी है कि अभी रेड लाइट ऑन है, अभी ग्रीन लाइट ऑन है, अब येलो हो गई है। तो वो क्योंकि उन्हें नजर नहीं आता इसलिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। थर्ड इज ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट्स अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो 8% ऑफ द मेल पॉपुलेशन में है दुनिया में और फीमेल्स में बहुत कम है। अगेन क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इसका जीन मौजूद है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर और मेल्स के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का, तो जाहिर सी बात है कि वो कलर ब्लाइंड होंगे और फीमेल्स में बनिस्बत बहुत कम है। अच्छा, ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये वो डिजीज़ है जो कि बाय बर्थ बच्चों में होती है। ये सारी डिजीज़ बाय बर्थ, जेनेटिक डिजीज़ बाय बर्थ होती हैं फॉर वन थिंग। अच्छा, शुरू में तो फिर भी इनके मसल्स ठीक होते हैं बचपन में 2-3 साल, फिर उसके बाद कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। फिर इनके ये उठने का, अगर ये नीचे से उठे ना तो ये सीधे आम तरीके से उठ नहीं सकते। 3-4 साल के जब हो जाते हैं, 5-6 साल के, उनको इस तरह अपनी बॉडी को सारे को इकट्ठा करके हाथों के जोर से, पाँव के जोर से मुश्किल से सीधे खड़े होते हैं।
ठीक है। इनके मसल्स ना बॉडी के पैदाइश के वक्त ठीक होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। मसल्स, सारी बॉडी के मसल वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है और 12 साल तक इतने इनकी मसल वेस्टिंग हो जाती है कि ये चल फिर भी नहीं सकते। 12 साल की उम्र में व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं और फिर उनके हार्ट और डायफ्राम के मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है और 20 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। आई विजिटेड अ फैमिली वंस और उनके 3 बच्चों की इस तरह डेथ हो चुकी थी और चौथा बेटा जो था वो व्हील चेयर पे था, यानी उन्हें पता था कि अब कुछ सालों में उसने ही इज गोइंग टू डाई। सो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन होती है जित एक फैमिली के अंदर, मतलब बेटों को ही होगी। अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्स रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है, तो जाहिर सी बात है कि कैरियर मदर से सन्स में आएगी, डॉटर्स में तब आएगी अगर फादर से भी आए और मदर से भी। तो क्योंकि इनकी अर्ली एज में डेथ हो जाती है बिफोर रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, मतलब 12 इयर्स में व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं और 20 इयर्स तक कि जितनी मर्जी भी केयर कर लें तो डेथ हो जाती है मोस्टली। तो इसलिए फादर से तो कभी भी नहीं आएगा, हमेशा कैरियर मदर से सन में आता है। अच्छा ये देखें, ये इसके इफेक्ट्स हैं कि डिक्रीज्ड हार्ट फंक्शन हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, ये 20 इयर्स के अराउंड के हो जाता है, वीक डायफ्राम हो जाता है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ये भी 20 इयर्स, या तो हार्ट फेलियर से बच्चे की डेथ हो जाती है पेशेंट की, या रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ हो जाती है 12 इयर्स के बाद किसी भी टाइम, डिपेंडिंग ऑन द अदर हेल्थ कंडीशंस एज वेल एंड केयर प्रोवाइडेड। लेकिन 20 इयर्स तक ये सारे चेंजेस हो चुके होते हैं। और स्केलेटल मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि लॉस ऑफ मसल मास होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है और बहुत डिफिकल्ट होता है इनका मूव करना। बेसिकली ये डिजीज क्यों होती है, एक प्रोटीन है डिस्टॉर्फिन जो कि डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स में नहीं बनती। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एक एक्स क्रोमोसोम देखा था, ये इसमें ये शो किया था, ये डिस्ट्रॉफिन डिस्ट्रॉफिन जो है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, इसका लोकस ये है। तो ये जो ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं, इनके अंदर ये जीन नॉन फंक्शनल होता है और कैरियर मदर से इनके अंदर ये आता है थ्रू एक्स क्रोमोसोम। सो लैक ऑफ डिस्ट्रॉफिन से क्या होता है ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को, कि इनकी कैल्शियम, बहुत सारे चेंजेस हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कौन सी वजह है कि ये इस तरह मसल्स ख़त्म होते चले जाते हैं विद एज और बिलाखिर डेथ हो जाती है। एक हाइपोथेसिस ये है कि कैल्शियम लीक होता है मसल सेल्स के अंदर, इतना ज़्यादा हो जाता है, ओवर एक्सेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोमोट करता है एक एंजाइम की एक्टिविटी को जो कि मसल फाइबर्स को डिसॉल्व करता है। ये देखिए, ये होल मसल है, ये इसके मसल फाइबर बंडल्स हैं और ये मसल फाइबर्स हैं और इसके अंदर जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हैं सार्कोलेमा के, वो अंदर कनेक्ट हो रहा है विद द मसल फिलामेंट्स यानी एक्टिन और मायोसिन के साथ। तो इसका जो कनेक्शन है वो एक लॉन्ग प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन, जो कि नॉर्मल मसल्स में मौजूद होती है और डीएमडी यानी ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स में नहीं होती। लास्ट इज सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड्स जो कि डिफरेंट सेक्सेस में डिफरेंट तरह अपेरेंट होते हैं। इसमें दो तरह की वैरायटीज हैं, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स ये हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक के जीन मेल्स में या मतलब एक पर्टिकुलर सेक्स में मौजूद तो होंगे लेकिन काम नहीं करेंगे और दूसरी सेक्स में काम करेंगे। जैसे मिल्क यील्ड है कैटल में। अब अगर मेरे पास एक बहुत अच्छी गाय है जो कि बहुत ज़्यादा दूध दे रही है, तो असल में उसके दोनों साइड से, यानी उसको अपनी नानी से भी मिल्क यील्ड का, नानी नाना की साइड से भी मिल्क यील्ड प्रोडक्शन का जीन मिला है, एलील मिला है, और दादी दादा से भी मिला है। तो बेशक मेल्स के अंदर, मेल कैटल्स में मिल्क यील्ड का कोई काम नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो हाई या लो मिल्क यील्ड का एलील मौजूद होता है और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। तो अगर मिल्क यील्ड बढ़ानी है तो वो मेल्स जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में मिल्क यील्ड ज्यादा है, उनके स्पर्म्स को यूज करना पड़ेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इस तरह सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए नेक्स्ट जनरेशन में मिल्क यील्ड पर इसी तरह बढ़ती गई है। मतलब पहले इतनी ज्यादा मिल्क यील्ड नहीं थी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इसी तरह की गई है कि वो ग्रुप ऑफ मेल्स जिनके फैमिली के अंदर, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर मिल्क यील्ड ज्यादा है, उनको क्रॉस किया गया विद दोज फीमेल्स जिनकी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर मिल्क यील्ड ज्यादा है। ठीक है जी। इस तरह बियर्ड ग्रोथ का जो जीन ह्यूमंस में है वो मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है, लेकिन फीमेल के अंदर उसका कोई रोल नहीं है, मेल के अंदर है। लेकिन अगर एक मेल की बियर्ड ग्रोथ अच्छी है तो उसको वो एलील मदर से भी मिला है, फादर से भी मिला है। ठीक है जी।
ना सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि में एक सेक्स के अंदर डोमिनेंट नजर आएंगे और दूसरे में रिसेसिव, और इसमें मेन रोल जो है ना उसके हार्मोन का होता है, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन। अभी जो हम ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे पैटर्न पार्नलेस, इसी तरह मसल मास, इसी तरह बॉडी है, यानी ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके जीन्स टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में डोमिनेंट शो होते हैं और टेस्टोस्टेरोन की कमी या एब्सेंस में रिसेसिव के तौर पे शो होते हैं। तो जीनोटाइप अगर B1 है तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों बार्डनेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फीमेल में बार्डनेस कम है मेल्स की तरह। अगर हमारे भी बाल बिल्कुल उड़ जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। बहरहाल कुछ के उड़ जाते हैं अगर आप नोट करें तो वो उसमें ये होता है दे आर B1 अच्छा, अगर जीनोटाइप B1 B2 है, अच्छा इसका ऑपोजिट पहले देख लेते हैं। B1 इज फॉर बार्डनेस, B2 इज फॉर नॉट बार्डनेस। अब B1 अगर मेल में होगा फीमेल में होगा, दोनों में बार्डनेस एक पर्टिकुलर एज के बाद शुरू हो जाएगी, मेल में भी और फीमेल में भी। और B2 अगर है तो दोनों में बार्डनेस नहीं होगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ओल्ड एज तक उनके जो है ना वो बाल अच्छे रहेंगे। और अगर हेट्रोजाइगस है B1 B2 तो मेल के अंदर ये बाल्डनेस अर्ली एज में कहीं शुरू हो जाएगी और फीमेल के अंदर ये नॉट बाल्डनेस का जीन होगा। ठीक है, अब यही जीन B1 जो है ये मेल के अंदर डोमिनेंट का रोल प्ले कर रहा है और फीमेल के अंदर रिसेसिव, क्योंकि हेट्रोजाइगस नॉट बाल्ड। इसमें क्या हुआ है कि जो बाल्डनेस का जीन B1 है उसकी इफेक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, इवन अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस एलील इज प्रेजेंट। बट इन फीमेल्स टेस्टोस्टेरोन कम होता है या बनिस्बत और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, इसलिए B1 B2 जो है वो यहाँ पे रिसेसिव का रोल प्ले करता है, नॉट बार्ड। फीमेल्स कैन ओनली बी बार्ड इफ दे गेट द B1 फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।